भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान के बारे में कुछ कड़ियाँ हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं भारत के संवैधानिक विकास की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए एक परिषद का गठन किया गया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की। 1726 के राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ 1773 से लेकर 1853 में। उसमें कुछ चार्टर एक्ट आए जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। तो हम देखते हैं जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्य को भारत व ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताएं, यानी पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग मान्यता दी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल यानी पदनाम दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन व बारवेल कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। अगला आता है शासन के समस्त सैनिक व सिविल शक्तियाँ गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दी गई तथा निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। मद्रास व मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा स्पे व 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर व हाइड थे। इसके भारत के कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद थी उसने संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया जिसे बंदोबस्त कानून भी कहा गया। ब्रिटिश संसद ने प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग के सुझाव पर इस एक्ट का प्रावधान किया। संशोधनात्मक अधिनियम 1781 को बंगाल जुडिकेचर एक्ट से 1781 भी कहा जाता है। अब जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, यानी कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल के परिषद के पास की जा सकती थी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का आदेश दिया गया। राजस्व से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अगला आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का शीर्षक भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था, अर्थात भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। पिट्स इंडिया एक्ट था जो 1784। उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्य कंपनी के निदेशक मंडल को तथा राजनीतिक कार्य के नियंत्रण व पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। नियंत्रक बोर्ड ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य अधिकार, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण व अधीक्षण करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके
3 कर दी गई। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति भी नियुक्त किया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। अब आता है 1786 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। इसमें देखो क्या है, इसके तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने काउंसिल के निर्णयों को लागू करने अथवा न मानने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। इस अधिनियम के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अगला आता है 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। यानी नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रस्ताव किया गया। मुख्य सेनापति के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। अगला आता है 1813 का चार्टर अधिनियम, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन चाय व चीन के साथ जो व्यापार में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। इस तरह इस अधिनियम द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार यानी चाय व चीन सहित को समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए कानून को अधिनियम तथा इसके पूर्व निर्मित कानून को विनियम कहा गया। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भागीदारी का हेतु संभव बनाया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। इसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, वोट देने का नहीं। अधिनियम की धारा 87 के अनुसार प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने व व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान है। अगला आता है 1853 का चार्टर अधिनियम, यानी पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया। भारत के लिए विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, आगरा और बम्बई की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था प्रारंभ की गई। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले की नियुक्ति 1854 में की गई। विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल के परिषद का पूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। अब देखो आगे भारत सरकार का जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास हुआ था वो तो 1858 से लेकर 1935 तक, यानी पहले आया था भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो पहले हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारतीय शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा के भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित कर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय नियुक्त किए गए। नियंत्रण बोर्ड व निदेशक मंडल को समाप्त कर उसके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड को गठित किया गया तथा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861, उसमें हम देखते हैं क्या आता है। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात इस अधिनियम के तहत हुआ, क्योंकि कानून बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की पुनः शुरुआत की गई, अर्थात 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को पलट दिया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब के क्रमशः 1862, 1866 व 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में की गई, अतः भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में की गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। अब आता है अगला, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, लेकिन मतदान करने व अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अगला आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे लॉर्ड मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम को सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में पारित किया गया था। पहली बार पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। विश्वविद्यालयों, जमींदारों, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। पृथक प्रतिनिधित्व के संबंध में वायसराय लॉर्ड मिंटो ने भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मॉर्ले को पत्र लिखा और कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। सर्वप्रथम के.सी. गुप्ता व सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद में तथा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने और मत करने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। अब आता है अगला, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू राज्य सचिव जो थे, साथ ही चैम्सफोर्ड वायसराय थे, उनके बारे में क्या आता है। तो इस अधिनियम के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया। भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। पहली बार देश में जो द्विसदनीय विधान पालिका तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। सीमित संख्या में संपत्ति कर एवं शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस अधिनियम के द्वारा यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों तथा सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया
पहला तो था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय कौन कौन से थे? राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, सिंचाई और अन्य सभी। साथ ही हस्तांतरित विषय स्थानीय स्वशासन, कृषि, शिक्षा व स्वास्थ्य, यानी ये महत्वपूर्ण विषय ये थे। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायर की में द्वैत शासन व्यवस्था का उल्लेख लियोनेल कॉर्टिस ने किया था। द्वैत शासन के जन्मदाता लियोनेल कॉर्टिस थे। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसकी परीक्षा भारत में ही होनी थी, तथा भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया, तथा भारत जो राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया। अगला आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें राज्य व रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों यानी संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, वह समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे के आधार पर किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था आरंभ की गई, तथा केंद्रीय प्रशासन के विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, जिसे 1 अप्रैल 1937 से लागू कर दिया गया। दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे, तथा 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे, जस्टिस M.R. जैकब व जस्टिस M.S. सुल्तान। प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संतुष्टि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत इसी अधिनियम के द्वारा प्रवृत्त किया गया, यानी मताधिकार का विस्तार कर लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार भी दिया गया। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय व संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ियों गुलामी का अधिकार पत्र, ये दोनों कहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यह पूर्ण सड़ा और मूल रूप से बुरा है। इस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अब देखो आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार यानी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित 15 सदस्य का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड वेवेल थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब अंतरिम सरकार के मंत्रियों को आवंटित विभाग कौन कौन से दिए गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल दिया गया। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना व प्रसारण दिया गया। डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग व आपूर्ति दिया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा दिया गया। C.H. भाभा को कार्य, खान व बंदरगाह दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य व कृषि। अरुणा असफ अली को रेलवे व परिवहन। जगजीवन राम को श्रम। C. राजगोपालाचारी को शिक्षा। मुस्लिम लीग के सदस्य जो 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुए, जिसमें लियाकत अली खां थे जिनको वित्त दिया गया। I. चौधरीकर थे जिनको वाणिज्य दिया गया। अब्दुल रब निस्तार जिनको संचार दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि दिया गया। गजनफर अली का स्वास्थ्य दिया गया। इसी के साथ हमने जो भारत के अधिनियम थे वो पढ़े। आप वीडियो में अलग जो अन्य जो आप भारतीय स्वतंत्र अधिनियम आगे के जो वीडियो है आप देखना चाहते हो तो लिंक पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश के सरदार के यानी सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे। अब आ जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर दिया गया और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ। इस अधिनियम द्वारा दो डोमिनियन राज्य भारत व पाकिस्तान की स्थापना की गई। भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा पश्चिम पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल और लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया गया। नए संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कार्य किया जाएगा। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट दी गई। भारत व पाकिस्तान राज्य की सीमा निर्धारण हेतु 2 सीमा आयोग यानी 4 सदस्य, जिसमें पंजाब सीमा आयोग व बंगाल सीमा आयोग गठित किया गया, जिसका अध्यक्ष सर रेडक्लिफ को बनाया गया। इसके तहत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, पूर्वी बंगाल, असम का सिलट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग भारत में शामिल होना था। दोनों राष्ट्रों को कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा यानी ब्रिटिश राष्ट्रकूल के एक औपनिवेशिक राज्य का था। अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल क्या था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको निम्न प्रभार दिए गए। आप देख सकते हैं वीडियो में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जॉन मथाई, R.K. षणमुगम शेट्टी, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जगजीवन राव, सरदार बलदेव सिंह, राजकुमारी अमृत कौर, C.H. भाभा, रफ़ी अहमद किदवई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नरहर विष्णु गौडगिल, यानी इनको क्या दिए गए, अलग अलग प्रभार दिए गए। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।